एजुकेशन। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पूरी मेहनत से पढ़ रहे होंगे भाई। आज का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपके जो ह्यूमन बॉडी, आपके शरीर है, उसमें कौन कौन से आपके जो पदार्थ हैं, यौगिक हैं, वो कैसे आपके शरीर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई। उसमें ये भी है भाई, केमिकल जो सब्सटेंसेस जो होते हैं, यानी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक जो आपके यौगिक होते हैं, वे किस प्रकार आपके शरीर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे कौन से होते हैं। आज के टॉपिक में आपको यही बताया जाने वाला है भाई साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें बताया केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी सभी सभी जितनी जीवित हैं, जीवित प्राणी, सभी जीवित प्राणी हैं, वे बने हैं किससे? केमिकल सब्सटेंसेस, यानी रासायनिक जो आपके पदार्थ से मिलकर बने हैं। विच आर मेटाबॉलाइज्ड कॉन्स्टेंटली, यानी इसका मतलब ये है जिसका लगातार चयापचय होता है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ये मान के चलो भाई। यानी समझ गए होगे, हम जीवित हैं, हम भी सामाजिक प्राणी हैं, हमारा निर्माण में भी केमिकल सब्सटेंसेस का भी योगदान है भाई। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स, यानी कह रहा है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कंपोज है, किससे मिलकर बनी है? यानी ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक जो आपके यौगिक होते हैं, पदार्थ मान लो चाहे, उनसे मिलकर जो आपके ह्यूमन बॉडी शरीर का निर्माण हुआ है भाई। और ये कह रहा है एंड 60% ऑफ आवर बॉडी वेट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। यानी मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी अच्छे से समझाया था, अब फिर समझाता हूँ। हमारा जो वेट है, मेरा जितना टोटल वेट है, उसका जो 60% जो वेट होने वाला है वो किसका होगा? आपका वाटर का होने वाला है। बताया था ना मैं आपको, 60% वाटर हो गया आपके, 18% आपका जो प्रोटीन हो गया, उससे रिलेटेड सब्सटेंस हो गया, याद हो तो। 15% जो आपका जो होने वाला है वो क्या होने वाला? फैट हो रहा है। 7% जो होते हैं वो आपके मिनरल्स होते हैं। इतना ही था भाई। उसके बाद बात की जाए आगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी में, उनके बारे में पढ़ते हैं भाई। यानी आपके कार्बनिक यौगिकों की बात की जाती है भाई। इसमें पहले हम कार्बन पढ़ें, फिर अकार्बन पढ़ेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित तो आज आपका परिचय करवा ही देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें कार्बो यानी कार्बन की मात्रा भी है, हाइड्रेट भी है और ऑक्सीजन भी होता है भाई। यानी इससे ये कार्बन हाइड्रेट और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना है भाई हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये जो ऑर्गेनिक है, यानी जो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों भाई? क्यों है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट जो हमारा जो होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो अपना इंपॉर्टेंट यो है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से हमें प्राप्त होती है, उष्मा। ये मान के चलो कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है उससे हमें एटीपी मिलता है। एटीपी को आप ये लेके चलो, ये उष्मा है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है। वो एनर्जी जो होती है हमारी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कोशिका के लिए। और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है भाई। समझ में आया थोड़ा बहुत? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आपको पता हो सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाती है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होती है आपके बनाना में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कभी कभी खा लिया करो। फिर बात आती है लिपिड्स की, बात आती है लिपिड्स के बारे में आपका परिचय करवाते हैं। लिपिड्स वे कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। समझ में आया? जंतुओं से कैसे? यानी हम जो वसा लेते हैं ना, वो जंतुओं से प्राप्त होगी। जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, हमें पौधों से प्राप्त होता है। जैसे हम फसल तो उगाते होंगे, आप हम जमींदार परिवार से संबंधित हैं तो फसल तो उगाते होंगे भाई, सरसों की फसल उगाई होगी, उससे हम सरसों का ऑयल निकालते हैं। गाय भैंस पालते हैं हम भाई, उससे हमें वसा की प्राप्ति होती है, पता होगा आपको इतना तो। उसके बाद बात की जाती है
प्रोटीन्स की बात की जाती है भाई। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण किन से मिलकर होता है? कार्बन हो गया आपका, हाइड्रेट हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, इन पांचों से मिलकर जो आपकी प्रोटीन का निर्माण हुआ है भाई। और प्रोटीन की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि प्रोटीन तो भाई साहब ये मान के चलो हमारी जो सेल होती है कोशिका के हर हिस्से में मौजूद होता है भाई, हर भाग में मिलेगा आपको। और यही नहीं है, जो हमारी सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो भी प्रोटीन से बना है भाई। देख ले प्रोटीन की। और जो एक चीज़ हो रहा है इसमें इंपॉर्टेंट, जो प्रोटीन है इसका निर्माण पता है अमीनो एसिड से मिलकर होता है भाई, उसमें योगदान होता है तभी ये प्रोटीन बनता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी जो सेल होती है, सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा सबसे पहले वाटर की आती है और दूसरे स्थान पर आती है आपके प्रोटीन की होती है। देख लो। उसके बाद आता है आपका एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में क्या होता है भाई, ये सुन लियो किससे मिलकर बना है। एमिनो एसिड आपके कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन हो गया आपका, हाइड्रेट हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन से मिलकर जो है एमिनो एसिड का निर्माण हुआ भाई। और वैसे बात की जाए तो हमारे शरीर में कैसे निर्माण हुआ, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन जब टूट कर एमिनो एसिड में बदलता है भाई साहब, उससे हमें प्राप्त होता है एमिनो एसिड। वैसे एमिनो एसिड की बात की जाए तो ये 500 प्रकार के होते हैं, इसकी 500 प्रजातियां मान लो चाहिए। उसमें से हमारे शरीर को सिर्फ 20 जो होते हैं, 20 जो होती हैं एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें हम 11 जो एमिनो एसिड होते हैं हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, हमें कुछ भोजन ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती। बाकी बच गए आपके 9 एमिनो एसिड रह गए, 9, वो हमें भोजन के द्वारा ही ग्रहण करने होते हैं भाई। यही था इसमें। उसके बाद बात की जाती है आपकी विटामिन की बात की जाती है। विटामिन भी एक कार्बन का यौगिक है भाई। इसमें समस्या ये है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता आपको, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देने वाला। विटामिन विटामिन का नाम तो आपने सुना होगा, विटामिन ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई और के हो गई। वैसे तो बहुत गणी है पर हम बेसिक लेके चल रहे हैं विटामिन के बारे में। अगर मान के चलो आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, बीमार हो जाओगे। और बीमार कौन सी बीमारी आपके शरीर पर हावी हो जाती है आपको पता होगा? रतौंधी सुना होगा ना, वेरी वेरी सुना होगा। ऐसी बीमारी आपके उत्पन्न हो जाती है, इसलिए हरी सब्जियां खाया करो भाई, विटामिन मिलेंगे इससे आपसे। फल फ्रूट लिया करो। उसके बाद आता है आपका एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम से एंजाइम हमारे शरीर में जितनी भी अभी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं एंजाइम। यानी ये यूँ मान के चलो ये ठेकेदार साहब है और अपना काम बखूबी से निभाते हैं, किससे कितना निकलवाना है हर काम में बढ़ाव देते हैं भाई, जल्दी करवाने का प्रयास करता है हमारा जो एंजाइम होता है। डिट इसके एंजाइम पता है कितने होते हैं, पर इनका काम लेके चलते हैं बस फिलहाल। अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड्स की बात आती है भाई। न्यूक्लियोटाइड्स का काम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स एक कार्बनिक अणु है जिसका मूल संगठन क्या होता है? इसका मूल संगठन होते हैं आपके नाइट्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन बेस हो गया आपका, पेंटोज शुगर हो गया आपका, और इसके बाद आता है आपका फॉस्फेट आता है। ये वे संगठन होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड के होते हैं भाई, इसमें इतना ही है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की जाती है। ये प्रकृति में अम्लीय होता है, मान ली ये लिक्विड ही होता है भाई, इसका स्वभाव ही अम्लीय है। और ये हमारे जो केंद्रक में पाया जाता है, ये मान लिया हमारी केंद्र के कहाँ होता है, केंद्र के बारे में थोड़ा बताओगा। सेल होती है, सेल के बाद आपके जो न्यूक्लियस होता है अंदर है, उसके अंदर ये मौजूद होता है भाई। और ये जो न्यूक्लियस है जो आपको दिख रहा है, शेड दिख रहा है, ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है। ये मान के चलो जो जेनेटिक जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होगा भाई। और ये दो प्रकार के होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में तो पढ़ा होगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, देख लो। उसके बाद बात की जाती है आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं भाई, यानी कार्बनिक जो आपके यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन्स के बारे में पढ़ा होगा भाई, ये नाम याद कर लो, आगे आगे इनकी डिटेल बताता चलूंगा, अभी तो नहीं बतानी, आगे कभी क्लास लगे तब बताएंगे, पहले नाम इम्पोर्टेंट है। जो है कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आपके शरीर के निर्माण में, वे कौन से होते हैं?
ये आपका हो गया हाइड्रोजन, हो गया आपका सोडियम, हो गया उसके बाद आपका आता है पोटेशियम, हो गया उसके बाद आपका आता है कैल्शियम, हो गया फास्फोरस, हो गया आपका आयरन, हो गया और लोडिन हो गया आपका, उसके बाद जिंक हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, कॉपर होने वाला है। और गैसेज होती हैं कौन सी आपकी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और इसके बाद आता है नाइट्रोजन हो गया। इनसे मिलकर जो है आपके जो शरीर का निर्माण हुआ है अकार्बनिक यौगिकों से भाई। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो भाई, डिहाइड्रेशन क्या होता है आपके शरीर में। जब पानी की कमी हो जाती है ना, डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है आपके, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिहाइड्रेशन समझते होगे, शरीर में आपकी कमजोरी हो जाएगी, आपके होठ फटने लगेंगे, बहुत समस्या पैदा होती है डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन इज एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, आपकी हानि हो जाएगी किसकी, पानी की होने वाली है। दैट कैन बी ड्यू टू इनडेक्विट इनटेक है, इंक्रीज स्वीटिंग। यानी ये कह रहा है कि जब आपका डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, आपका पसीना आएगा भाई, ज़्यादा पसीना आएगा। डायबिटीज मिलिटस होगा, यानी आपको मधुमेह होने वाला है। डायरिया हो गया, आपको डायरिया समझते होगे, दस्त हो गया आपके, वोमिटिंग उल्टियाँ आने लगेंगी। ब्यूरोनिक कुछ भी मान के चलो, एनर्जी हो गई है। और फीवर है, बर्न समझते हो गए, जब हमारी कोई भी बर्न्स होती हैं तो उससे एनर्जी लॉस होता है, ये मान के चलो, इसका मतलब तो फीवर हो गया आपका, फीवर बुखार है, समझते हो गए, तो इनका होता है भाई। इसलिए हर गर्मियों में भाई साहब 2-3 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, नहीं तो भाई साहब कम पानी पियोगे तो ही मरने वाले हो, और ज़्यादा पानी पियोगे तो ही मरने वाले हो। पढ़ते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन, यानी ज़्यादा पानी पीने से क्या होने वाला आपको। वाटर इंटॉक्सिकेशन इज ड्यू टू एक्सेसिव वाटर इनटेक, यानी ज़्यादा पानी पीने का जो नशा सवार हो जाता है उससे भी समस्या होती है भाई साहब। दैट कैन बी केस हाइपोनेट्रमिया होता है। हाइपो, ये जो नेट्रमिया है उसका बारे में थोड़ा पढ़ लो भाई। जो हमारे इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड होता है उसमें नमक यानी सोडियम का लेवल कम हो जाता है भाई। और वो जब लेवल कम हो जाता है तो पानी की अधिकता हो जाती है भाई, और वो पानी कहाँ चला जाता है, आपकी सेल में चला जाता है, आपकी कोशिकाओं में चला जाता है, और वो फूल जाती है भाई। उससे क्या होता है, आपको हाइपोनेट्रमिया हो जाता है। इसमें लिखा है रिड्यूशन इन ए सॉल्ट लेवल इन बॉडी, यानी इसमें सॉल्ट नमक के बारे में बताया, नमक का लेवल जो होता है आपका कम हो जाता है मेरे भाई। तो आज के टॉपिक में आपको इतना ही ज्ञान बताना था। एक बार फटाफट रिवीजन लेते हैं भाई, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी हमारे शरीर के निर्माण में किन किन का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी ये कह रहा है कि सभी जितने प्राणी हो केमिकल से बने हैं, और जितने भी, और ह्यूमन बॉडी हमारा जो शरीर है वो कार्बनिक हो रहा है, कार्बनिक जो है यौगिकों से मिलकर बना है। हमारा शरीर के में जितना भी टोटल वेट है उसका 60% जो है आपका वाटर होने वाला है। ऑर्गेनिक पढ़े थे हमने, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें केले से मिलने वाला है। उसके बाद लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। लिपिड्स क्या होता है, हमें वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हमें जंतुओं से मिलते हैं और पौधों से प्राप्त होता है। वसा हो गया आपका, तेल हो गया। उसके बाद आता है आपके प्रोटीन हो गया। प्रोटीन कौन से बताया था मैंने, प्रोटीन कैसे यूज होता है, कैसे मिलते हैं हमें। प्रोटीन वे होते हैं भाई साहब जो हमें लेने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया भाई साहब, अमीनो एसिड समझते होगे। इसे जो हमारे जो प्रोटीन है इनसे टूट कर जो अमीनो एसिड का निर्माण होता है। विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया, विटामिन्स की कमी हो जाती है तो क्या भारी नुकसान होने लगते हैं, बीमारी हो जाती है हमारे शरीर को। एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया, एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे, मान लिया हमारी जो क्रियाएं हो रही हैं उनको जल्दी काम कराने का काम इसी का ठेकेदार साहब का होता है। फिर आता है अपना न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ लिया भाई। न्यूक्लियोटाइड्स में 2 संगठन होते हैं आपका। पहले पे आ जाता है आपके नाइट्रोजन बेस आ जाता है, उसके बाद पेंटोज शुगर आ जाता है, उसके बाद आपका फॉस्फेट आ जाता है, ये होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या पढ़ने को मिलता है आपको पता हो, 500 प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं न्यूक्लियो, उसमें से हमारे शरीर को 20 होते हैं न्यूक्लिक एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 11 तो हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, और जो बाकी के 9 गए हुए हमें भोजन के द्वारा ही ग्रहण करने होते हैं भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया, सोडियम के बारे में पढ़ लिया, पोटेशियम के बारे में पढ़ लिया,
नाम तो पढ़ लिया होगा आपने। कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, और ये लोडिन हो गया आपका। उसके बाद जिंक आ गया, मैग्नीशियम हो गया आपका, कॉपर हो गया, गैसेज आ गई आपकी, ऑक्सीजन होगी, कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और नाइट्रोजन हो गई आपकी। ये गैसें होती है भाई। डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ लिया हमने। डिहाइड्रेशन, आप कम पानी पियोगे तो भी भाई साहब समस्या पैदा होने वाली है आपके, और ज़्यादा पानी पी लोगे तो भी समस्या होने वाली है भाई साहब आपके। तो आज के टॉपिक में आपके लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हो कि आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।